आज हम लोग करने वाले हैं ट्रांसलेशंस। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को लेकर आए हैं जो है ट्रांसलेशन। 15 मार्क्स आपके इसी ट्रांसलेशन से आएगी। और आज का क्लास हम लोग में देखने वाले हैं कि ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक, आज इसी तरह से आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आएगी। हिंदी टू इंग्लिश में हिंदी लिखा रहेगा और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, या फिर हिंदी इंग्लिश लिखा रहेगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद। ठीक है, ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं? अनुवाद। ट्रांसलेशन करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्या? जो भी आपका पैसेज, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश टू हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, इसमें एक चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि पहला आपको जो पैसेज दिया गया है, मान के चलिए यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। ठीक है, ये हिंदी में दिया गया 15 मार्क्स के लिए। ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन में से कितना नंबर्स आएंगे ना? 15 मार्क्स। कितना? 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ट्रांसलेशंस आपके एग्जाम के लिए। देखिए, ट्रांसलेशन में जब आप करने जाओगे वहाँ पर आपको पहला पैसेज जो दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो पैसेज प्रोवाइड रहेगा, जिसका लैंग्वेज चाहे वो हिंदी में हो, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, उसको पढ़ करके पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो मेरा पैसेज क्या है, वो किस सेंस में बात कर रहा है। ठीक, पढ़ करके आप समझिए। उसके बाद सही शब्दों का चयन, सही शब्दों का हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी का सही वर्ड का, प्रॉपर वर्ड का आपका चयन करने की क्षमता आना चाहिए। और देन उसको आप वाक्य में उस शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवक युवती पर निर्भर करता है। पहला सेंस यहाँ पर देखिए, पहला पढ़ें इसको, क्या लिखा गया है न? किसी भी देश का भविष्य उसके युवक युवतियों पर निर्भर करता है। आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हाथों में आगे चलकर देश का नेतृत्व होगा। कोरे किताबी ज्ञान से इस कार्य में उन्हें बहुत सहायता नहीं मिलेगी। कोरे किताबी ज्ञान से उन्हें बहुत सहायता नहीं मिलेगी। ठीक, उसके बाद देश की सेवा के लिए चरित्र बल की आवश्यकता है। हमें शिक्षा का प्रसार करना है, धनी गरीब का भेद दूर करना है, अपना जीवन स्तर ऊंचा करना है, अपना जीवन स्तर ऊंचा करना है। ये आपका हिंदी वाला पोर्शन दिया गया है। मान के चलिए कि ये आपका एग्जाम में ट्रांसलेशन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है ना, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ये आपका क्वेश्चन में लिखा गया है ना? तो आपको इसको पढ़ के समझ नहीं आएगा। तो पहले हम हिंदी को पढ़ें। इसका सेंस के बारे में हमको पता चल गया कि किस चीज़ में इसको लिखा जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में, है ना? वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताया जा रहा है। इसका टेंस पढ़कर हमको समझना पड़ेगा कि अधिकतर इसका सेंस बता रहा है कि बच्चों के भविष्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बच्चों के भविष्य के ऊपर, एक भविष्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसी सेंस हर लाइन को हम लोग पढ़ करके उसका अंदाजा करेंगे कि उसका सेंस किस की ओर जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो पहला, किसी भी देश का भविष्य उसके युवक युवती पर निर्भर करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर जब लिखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर क्या लिख रहे हैं? द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स यूथ। द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स यूथ। पहला वाला पढ़ के समझ में आया। उसके बाद आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हाथों में आगे चलकर देश का नेतृत्व होगा। द स्टूडेंट्स स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटीज शैल होल्ड लीडरशिप्स ऑफ द कंट्री इन द नियर फ्यूचर। ठीक, दूसरा लाइन मेरा हो गया। उसके बाद कोरे किताबी ज्ञान से इस कार्य में उन्हें बहुत सहायता नहीं मिलेगी। मेरी बुक इज लर्निंग शैल बी ऑफ लिटिल एवल टूवर्ड्स द एंड। उसके बाद देश की सेवा के लिए चरित्र बल की आवश्यकता है। वी हैव टू एक्सपैंड strength of characters is much needed to serve one's country। ठीक है, उसके बाद शिक्षा हमें शिक्षा का प्रसार करना है। वी हैव टू एक्सपैंड एडुकेशन। उसके बाद धनी गरीब का भेद दूर करना है। वी हैव टू ड्राइव आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पोर। उसके बाद अपना जीवन स्तर ऊंचा करना है। अपना जीवन स्तर क्या करना है? ऊंचा करना है। तो वी हैव टू अपग्रेड आवर
लेवल ऑफ लाइफ, ठीक है, लेवल ऑफ लाइफ, या फिर आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वी हैव टू अपग्रेड आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको लिखिएगा लेवल ऑफ लाइफ की जगह में इस चीज को लिखिएगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये आपका आप ट्रांसलेट कर चुके हो, किसमें ट्रांसलेट किए हो ना, हिंदी टू इंग्लिश। पहला पैसेज को पूरा पढ़िए, उसका सेंस का पता कीजिए, कि उसका मीनिंग का समझिए, पैसेज किस और बता रहा है, देन उसका लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो भी लिखा है उस हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना है। एक्स्ट्रा कुछ ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर मत डालिए। पर्सनल ओपिनियन, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो लिखा नहीं है उस चीज को अगर यहाँ पर आप डालिएगा तो वो गलत होगा। जो लिखा है डिट्टो उसको यहाँ पर डालना है, जो लिखा है उसको डिट्टो ट्रांसलेट करते हुए यहाँ पर डालना है। 15 मार्क्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना? 15 मार्क्स। एग्जाम में 15 मार्क्स आएगी। ये फिक्स्ड पैटर्न में आती है। किस में आती है? फिक्स्ड पैटर्न। और ये बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी हिंदी टू इंग्लिश है। अधिकतर आपका हिंदी टू इंग्लिश ही रहेगा ना। अजय से भी कनक अधिक शरारती है, वो दिन भर खेलता रहता है, पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता है, इसलिए उसके माता पिता उस पर नाराज रहते हैं। देखिए पूरा कई बार ऐसा होता है जैसे हम पढ़ करके पूरा को ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है पूरा पढ़ करके उसको समझने के लिए तो 2-2, 3-3 पैरा को पढ़िए। अगर पूरा पढ़ करके आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही है, पूरा पढ़ के ट्रांसलेट करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कीजिए ना, 2-2, 3-3 लाइन को पढ़िए, छोटा छोटा को पढ़िए, या फिर 2 लाइन को, 1 लाइन को पढ़िए और उसके बाद ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर एक ही बार में पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है तो, है ना। तो अजय से भी कनक अधिक शरारती है, ठीक है। तो कनक इज मोर नॉटी देन अजय। अजय इज मोर नॉटी देन कनक, ठीक है। इस चीज को पढ़िए, तो यहाँ पर इसको सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद ही प्लेस ऑल द डे, वो बोला ना वो दिन भर खेलता रहता है, तो ही प्लेस ऑल द डे लॉन्ग, वो दिन भर खेलता रहता है, वहां पर है ना, तो वो दिन भर खेलता रहता है, तो ही प्लेस ऑल डे लॉन्ग। उसके बाद पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं है। किसका मन नहीं है पढ़ने लिखने में? अजय का। तो ही हैज एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन स्टडीज, अजय को पढ़ने लिखने में मन नहीं है। कैरेक्टर को पकड़िए कि किस कैरेक्टर के बारे में यहां पर बता रहा है और उस कैरेक्टर के ऊपर हमको लिखना है। जो दिया है उसी को हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन हम वहां पर नहीं डाल रहे, अपने तरीके से कुछ नहीं डालने, एज इट इज जो दिया हुआ है उसी को अब ट्रांसलेट कीजिए। एक एक लाइन को आप कन्वर्ट कीजिए, उसको एक एक लाइन में इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। इसलिए उसके माता पिता उस पर नाराज रहते हैं। देयरफॉर हिज पेरेंट्स, देयरफॉर के बाद कॉमा, ठीक है, देयरफॉर के बाद क्या लिखिएगा? कॉमा। हिज पेरेंट्स आर ऑलवेज एंग्री विथ हिम। किसके ऊपर? किससे नाराज रहते हैं हमेशा के लिए? ना, अजय के मम्मी पापा अजय से नाराज रहते हैं। उसको अपनी शिक्षकों का भी डर नहीं है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज टीचर इवन, ठीक है, यहां पर बोल रहा है ना कि उसको अपने शिक्षकों का भी डर नहीं है, तो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज टीचर्स इवन। उसके बाद कहता है, क्या लिखा है यहां पर? न कहता है बहुत करेंगे तो विद्यालय से निकाल देंगे। किसके बारे में अजय बोल रहा है? अजय उसके टीचर के बारे में। अगर बहुत करेंगे टीचर तो पनिशमेंट देंगे, अगर इससे भी ज्यादा अगर कुछ करेंगे तो स्कूल से निकाल देंगे। मतलब उस लड़का का कैरेक्टर कल्याण है, लड़का कल्याण लड़का है, ठीक है। तो कल्याण लड़का क्या बोल रहा है अपना? ना ही सेस, कौन? अजय सेस। तो यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है, अजय सेस ना, अजय बोल का जो लड़का है उसका कैरेक्टर क्या है? कल्याण है। तब हो चुका है उसका और कुछ नहीं होगा। ही सेज द वर्स्ट दैट दे कैन डू, है ना। अजय क्या बोल रहा है कि द वर्स्ट दैट दे कैन डू, सबसे खराब, टीचर सबसे खराब, जान से तो नहीं मार सकते हैं, तो सबसे खराब अवस्था क्या होगा? स्कूल से एक्सपेल कर देना, स्कूल से भगा देना।
तो द वर्स्ट दैट दे कैन डू इज टू टर्न मी आउट ऑफ, ठीक है। अगर सबसे खराब, अगर वो सबसे वर्स्ट थिंग, सबसे खराब टीचर क्या करेंगे, तो उसको स्कूल से निकाल देंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आई डोंट केयर अ फिग फॉर दैट, आई डोंट केयर अ फिग फॉर दैट, के लिए मुझे कोई केयर नहीं है, ठीक है ना। वो केयरलेस बच्चा है। स्टिल हिज फादर, फिर भी उसके पिताजी का विश्वास है कि वो सुधर जाएगा, ठीक है। फिर भी उसके पिताजी का क्या बिलीव है कि वो सुधर जाएगा। स्टिल हिज फादर बिलीव दैट ही वुड बी रिफॉर्म्ड, तो पिताजी का ये विश्वास है कि वो सुधर जाएगा। ईश्वर करे ऐसा हो। मे गॉड डू इट सो, डू इट सो, मे गॉड डू इट सो, मे गॉड डू इट सो। चलिए यहां तक मेरा हो गया, ये पैसेज मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मे गॉड डू इट सो, भगवान ऐसा ही करे। आगे की ओर बढ़ते हैं। न रविंद्रनाथ इस युग के सबसे महान कवि हैं। रविंद्रनाथ इज द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट, है ना, ऑफ दिस एज। इस एज के समय रविंद्रनाथ इस समय इस युग के, ठीक है। तो रविंद्रनाथ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस एज, ये वाला रविंद्रनाथ इस युग के सबसे महान कवि हैं। तो रविंद्रनाथ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस एज। उसके बाद वो एक ही साथ कवि, लेखक, नाट्यकार एवं चित्रकार हैं। ही इज एट वंस अ पोएट, राइटर, ड्रामाटिस्ट एंड पेंटर। उसके बाद साहित्य का कोई अंग उनसे अछूता नहीं रहा, और सभी दिशाओं में समान रूप से उन्हें सफलता मिली। नो एक्सपेक्ट ऑफ लिटरेचर वॉज लेफ्ट अनटच्ड बाय हिम। सॉरी, साहित्य के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उनसे अछूता ना हो, सभी दिशाओं में समान रूप से उन्हें सफलता मिली। एंड ही अचीव्ड इक्वल सक्सेस इन ऑल, हर दिशा में उनको सफलता मिली। उसके बाद उनकी कलम में एक जादू था, उनके कलम में एक क्या था ना, उनके कलम में एक जादू था, उनके शब्दों में एक अपूर्व शक्ति, उनके जादू में एक अपूर्व शक्ति थी, ठीक है। उनके कलम में एक अपूर्व शक्ति थी। तो क्या लिखेंगे ना, ही wielded a magic pen, his words had a unique power। ये मेरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक दिन में मैं अपने स्कूटर से जा रहा था, हिंदी में कि वन डे आई वॉज गोइंग बाय स्कूटर। एक एक लाइन का, एक एक लाइन यहाँ पर पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए और एक एक लाइन को आप कन्वर्ट कीजिए। आपको कन्वर्ट करने में अगर दिक्कत हो रहा है, ट्रांसलेशन करने में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत अगर आ रही है, तो एक एक लाइन को पढ़िए और उसी एक लाइन को कोशिश कीजिए कन्वर्ट करना। सबसे बेहतर होगा ना कि आप 2-3 लाइन को पढ़िए, क्योंकि एक लाइन को पढ़िएगा ना, उसके बाद दूसरा लाइन के बारे, सेंस के बारे में आपको पता नहीं चलेगा ना, तो प्रॉपर वर्ड का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कम से कम 2-3 लाइन पढ़ लीजिए। हो सके कि 2-3 लाइन, एक एक लाइन में अगर कन्वर्ट कीजिए ना, दिक्कत यही होती ना कि हर वर्ड के लिए ना, हर सेंटेंस के लिए ना, हर वर्ड सूटेबल नहीं होती है, ठीक है ना। हर वर्ड के लिए, हर वर्ड के लिए अगर ट्रांसलेशन में ये देखा जाता है, जब आप हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो ना, तो अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो जाती है, और वो डिपेंड करती है वो सेंस के ऊपर, ठीक है। वो सेंस के ऊपर डिपेंड करती है, सेंस के ऊपर। देखिएगा जैसे राइट 2 होती है, WRIGHT, और एक होती है, दूसरा होती है राइट, है ना। ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होती है, दोनों का अलग अलग मीनिंग होगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा 2-3 लाइन पढ़ लीजिए, ताकि आपको सही शब्दों का, उस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप सही शब्दों का इस्तेमाल कर पाओ, ठीक है। रास्ते में, तो यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक दिन मैं अपने स्कूटर से जा रहा था, रास्ते में एक अनजान व्यक्ति ने लिफ्ट के लिए मुझे रोका। यह आसान है, आसान के लिए सिंपल सा होगा ना, तो आप
कन्वर्ट कर लोगे, मगर ज़्यादा अगर टफ आ जाएगा ना तो उसमें दिक्कत आती है। तो डरने की बात नहीं है कि आपका एग्जाम ना 15 मार्क्स के लिए, सेमेस्टर वालों के एएसी पेपर है, एएसी पेपर है, तो इसलिए इजी रहेगा। ट्रांसलेशन उतना आपका हार्ड नहीं रहेगा, ईजी रहेगा और आप कर लोगे, डुएबल होगा और आप कर लोगे। 15 मार्क्स आप कर लोगे, इसी से 15 मार्क्स कर लोगे, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड यहाँ पर इजी टू मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेंगे, आप कर लोगे, है ना, आसानी से आप कर लोगे, हार्ड नहीं रहती है, हार्ड नहीं रहेगा, आप आसानी से इसको डुएबल होगी और आप कर लोगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वन डे आई वॉज गोइंग बाई स्कूटर, अ स्ट्रेंजर स्टॉप मी ऑन द वे एंड आस्क्ड फॉर अ लिफ्ट। हो गया। तो उसके बाद मैंने उन्हें पीछे बैठा लिया, मैंने उन्हें कहाँ पर बैठा लिया, पीछे बैठा लिया। तो आई गेव हिम सीटेड ऑन द रियर साइड, मैं उनको पीछे बैठा लिया। उसके बाद कुछ देर जाने पर वो मुझे धन्यवाद देते हुए उतर गए। आप जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, कोई भी घटना हो रही है ना, तो उसको सोचिए कि आप अपने आप को फील कीजिए कि ये परिस्थिति हो रहा है, उसको विजुअलाइज कीजिए। कोई भी घटना हो रहा है ना, कोई भी यहाँ पर आपको दिखा गया, पैसेज दिया गया, उस पैसेज को ना विजुअलाइज कीजिए। ट्रांसलेशन का ये होता है ना, विजुअलाइज करना, विजुअलाइज करना, विजुअलाइज कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको विजुअल लाइए। जो भी रिटर्न स्क्रिप्ट है, जो भी रिटर्न को उसको विजुअल कीजिए, रिटर्न जो लिखा है उसको विजुअल कीजिए, उसको देखिए, अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आराम से। ट्रांसलेशन आ गया, देख के घबराना नहीं है कि कैसे हमको इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, है ना। पहले शांति से बैठिए और वो जो दिया गया है उसको आप विजुअलाइज कीजिए, है ना। अपने आँख को बंद करके उसको विजुअलाइज कीजिए कि ये दिया गया, एक लाइन को पढ़िए, 2-3 लाइन को पढ़िए, और 2-3 लाइन को पढ़ने के बाद उसको अपने आप में सोचिए कि ये घटना मेरा हो रहा है, और इस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश, ताकि आपका व्यू पॉइंट क्लियर हो कि ये चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या विजुअलाइज करें कि एक दिन मैं अपने स्कूटर से जा रहा था, तो मैं अपने स्कूटर लेकर मैं जा रहा था, ये हो गया। दूसरा, एक रास्ते में एक अनजान व्यक्ति, रास्ते में जा रहा तो एक स्ट्रेंजर आया और वो मुझे लिफ्ट देने के लिए, ये रास्ता है, मान के चलिए ये एक रास्ता है, इस तरह से मैं स्कूटर लेके जा रहा हूँ और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ, वो लिफ्ट के लिए हाथ दिखाया, है ना, और मैं उसके रोक करके, स्कूटर रोक करके पीछे बैठा लिया। कुछ देर जाने के बाद वो मुझे धन्यवाद देते हुए उतर गया। तो आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस ही गॉट डाउन एंड थैंक्ड मी। तो भला आदमी है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े अभी, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग लिख कन्वर्ट कर लिए, ट्रांसलेट कर लिए। उसके आगे, और मैं इसलिए क्यों रुका था न, थोड़ा आगे चलकर मैं पेट्रोल के लिए रुका। अब मैं स्कूटर फिर से उसको उतारा और फिर स्कूटर चला करके चला, कुछ देर ही मैं गया क्योंकि मुझे पेट्रोल लेना है। तो जैसे ही पेट्रोल पंप में, पेट्रोल स्टेशन में मैं रुका पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल स्टेशन नहीं दिया, तो पेट्रोल स्टेशन मत लिखिए। तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि पेट्रोल लेने के लिए हम रुक रहे हैं। ये नहीं बोला गया कि पेट्रोल स्टेशन से कि दुकान में जो पेट्रोल बेच रहा है वहाँ पर हमको पेट्रोल मिलना कि नहीं, ठीक है। स्कूटर लेकर के मैं कहाँ रुक रहा हूँ ना, पेट्रोल खरीदने में रुक रहा हूँ। पेट्रोल स्टेशन मत लिख दीजिएगा वहाँ पर, ये गलत होगी। हम कहाँ रुक रहे हैं कि पेट्रोल लेने, जितना बोला गया उतना ही सोचिए। पेट्रोल लेने के हम रुके। उसके बाद पैसों के लिए जब मैंने पीछे जेब में हाथ डाला तो देखा कि पर्स नदारत है। अब क्या हुआ इस सज्जन के साथ, मेरे साथ क्या हुआ, तो जैसे मैं वहाँ पर गाड़ी को रोका पेट्रोल खरीदने के लिए, पीछे के पॉकेट में पैसे लेने के हाथ में जैसे मैं घुसाया, देखा पैसा गायब। क्या हुआ आपका ना, आपका चूना लगा, आपको क्या लगा ना, चूना लगा। आप मदद किए और बदले में आपको क्या मिला, चूना मिला। वो चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं, आप सोच लीजिए ये इंसिडेंट होगा, ठीक है। आजकल कलयुग में ज़्यादा भले काम किसी का भी नहीं करना है, भले काम करना है मगर ज़्यादा भला किसी का मत कीजिए। अनजान व्यक्ति का, खासतौर अनजान व्यक्ति का ज़्यादा भला मत करने जाइए, तो उसके लिए आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा। हाँ, रोड में चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो भाई उसको आप हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो, है ना, सब कीजिए। अगर कोई और स्ट्रेंजर का कोई आपको पैसा मांग रहा है, बहुत समय ऐसा होता है ना कि भाई मेरा पैसा गुम हो गया है, मुझको घर जाना है, पैसा दो, वो सब वही केस में आते हैं, आपका देने का देना पड़ जाएगा आपका, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए। पेड़ हमें सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, पेड़ हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ों के कारण ही हमारी धरती हरी भरी है। हिंदी को देख पढ़ रहे हैं।
ये भी हिंदी, ये हिंदी टू इंग्लिश को आपको आएगा 15 मार्क्स, ध्यान रखिएगा। हिंदी टू इंग्लिश 15 मार्क्स, ध्यान रखिए कैसे करना है। कि पेड़ हमें सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, पेड़ों के कारण ही हमारी धरती हरी भरी है, पेड़ों के कारण ही हमारी इस पृथ्वी पर पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े जीवित रहते हैं। हम सभी जानते हैं, हम सभी जिस ऑक्सीजन के कारण जीवित हैं वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, सुंदर सुंदर फूल मालाएं, फूल एवं मसाले मिलते हैं। पेड़ों से ही हमें फूल एवं मसाले मिलते हैं। पेड़ पौधे से क्या मिलते हैं? फूल मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, फल मिलते हैं। तो ये सारे पेड़ से ही मिल रहे हैं। कुछ पेड़ों के फल पत्तियां, जड़ों से बहुत सी दवाइयां बनती है, ठीक है। इसी तरह यह हमारे मित्र हैं जो हमारे काम में आते हैं। पेड़ प्रकृति की सहायता करता है, क्योंकि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ बादल आते हैं, बारिश होती है, पक्षी और जानवर को भी रहने की जगह मिलती है। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारा और पशु पक्षियों का जीवन सुरक्षित रहे। इंसानों का यही कर्तव्य होती है ना, पेड़ पौधों को लगाएं, क्योंकि जानवर तो पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हैं, तो इंसानों का काम है कि पेड़ पौधों को लगाना। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए ट्रीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ ह्यूमन के लिए बट जानवर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? ट्रीज। उसके बाद बिकॉज ऑफ ट्रीज आवर अर्थ इज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, पेड़ों के कारण ही हमारी धरती हरी भरी रहती है। ट्रीज आर द रीजन्स वाई द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट, पेड़ों के कारण ही जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं। The oxygen that we all need to live comes from trees. Trees give us fruit, beautiful flowers and spices. Many medicines are made from the fruits, leaves and the roots of some trees. ठीक है? In this way, they are our friends who are always useful to us. Trees also support nature because whenever there are the trees, clouds gather, rain falls, and birds and animals find shelter. That is why we should all plant more and more trees. अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, so that the lives of both humans and animals remain safe. ठीक है, ये मेरा ट्रांसलेशन हो गया। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सिंपल सा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो हिंदी में आपको यहाँ पर दिया गया है उसी हिंदी को सिंपल लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ज़्यादा बॉम्बास्टिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में आप उसको एक एक लाइन को पढ़िए, है ना, उसको समझिए और देन उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा आपका। और इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सारे देख के जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आजकल भ्रष्टाचार समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार कहाँ पर चरम सीमा पे है? अपने समाज में भ्रष्टाचार अपनी पीक लेवल पर है ना। हर दिन एक नया घोटाला खुलता है और अखबार की खबर बन जाती है। अखबारों में घोटाला का स्कैम के बारे में कहाँ पर पता चलता है ना, अखबारों से, परंतु उससे जुड़े सम्मानित नाम अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं और इससे पहले कि अपराधी दोषी सिद्ध हो केस बंद हो जाती है। देखिएगा यही होती है स्कैम में। स्कैम में अगर बड़े लोग, स्कैम में छोटे लोग अगर शामिल होते हैं, छोटे लोगों के मतलब इन द सेंस जो जिनका नीचे लेवल का जो ऑफिसर्स होते हैं, नीचे लेवल का ऑफिसर्स या फिर नीचे लेवल का कोई ऐसा व्यक्ति उस स्कैम से जुड़ा हुआ है, उसको सजा मिलेगा। मगर बड़े लोग का मतलब बड़े मछली, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, इंडस्ट्रियल व्यक्ति हैं, है ना, किसी कंपनीज के बड़े बड़े मालिक हैं, वो अगर किसी स्कैम से जुड़े रहते हैं तो उनका छूटने के चांस अधिकतर होती है।
केस चलेगा, और केस चलने में ये दिखा जाता है कि सबूत के अभाव पर, कोर्ट में यही हो जाएगा कि सबूत के अभाव पर बरी हो रहे हैं। यही होती है अधिकतर केसों में, यही दिखा जाता है, एक स्कैम में यही होती है। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा गया। भ्रष्टाचार मूलतः मनुष्य में नैतिक मूल्य का पतन है। तो किसका मूल्य का पतन है? नैतिक मूल्य का। कौन? भ्रष्टाचार होना। अंततः उसे समाज को खराब कर दिया है जिसमें हम रहते हैं। भ्रष्टाचार समाज को खराब कर दिया है, धन ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है और इसके लिए अपनी आत्मा तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो भ्रष्ट व्यक्ति हो जाते हैं ना, जो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, हर पैसे के लिए जो कंप्रोमाइज है, और पैसे के लिए वो हर वो चीज कर देते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य का पतन होगा ना, वो पैसे के लिए हर वो चीज कर देगा, वो पैसे के लिए हर वो चीज कर देगा, अपने आप को तक दांव तक लगा देगा, वो अपने जीवन को दांव में लगा देगा। इंसान को सबसे अधिक प्यार होता है उसके जीवन से उसके मम्मी पापा, भाई बहन, समाज, देश, ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है, इस सबसे इंसान प्यार करता है। मगर इंसान सबसे अधिक प्यार करता है वो अपने आप से, वो अपने आप से सबसे अधिक प्यार करता है। ये ह्यूमन का नेचर होती है। तो वो खुद को ही दांव पर लगा देता है, वो खुद को ही दांव पर लगा देता है। पुरातन मूल्यों की पुनः स्थापना करके जल्द सफलता पाने के सभी रास्ते को ना अपनाकर तथा सच्चे प्रतिभावान व्यक्तियों को अवसर प्रदान कर इस जंजाल को, इस ज्वलंत मुद्दे को निपटाया जा सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। Nowadays corruption is soaring high in every sphere of society. Every day a new scandal unfolds and makes a news in the newspaper. ठीक, but the respected names associated with the same make wrong use of their power and the case get closed before the accused is proved guilty. चलिए ये हो गया मेरा पहला पैराग्राफ। दूसरा, corruption is basically the degradations of the moral values in human beings which ultimately has ruined the society we live in. Wealth seems to have become their only motto in life and they are ready to sell their soul for it. पैसा कमाना है ना, तो यहाँ पर पैसा कमाने के लिए वो अपने सोल को, वो आत्मा को भी वो बेच देते हैं। द रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वैल्यूज, द रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वैल्यू, पुरातन नैतिक मूल्यों की स्थापना। अ बिग नो टू ऑल द वेज ऑफ अचीविंग क्विक सक्सेस एंड गिविंग अ चांस टू रियल टैलेंट कैन हेल्प एरेडिकेट दिस बर्निंग इशू। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या है ना, विदेशों में जाने की प्रति उत्साह बढ़ते जा रहा है और दूसरे उनके देशों में भारतीयों पर हुए हमलों के बावजूद भी इसमें जरा सी कमी नहीं आई है। ट्रांसलेशन में उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो रिसेंट के टाइम में ज्वलंत मुद्दा होती है। एग्जाम में इसी तरह का टॉपिक आएगा, जो रिसेंट के कोई इशू है वो सारे इशू ट्रांसलेशन में आएगी। और उनके देशों में भारतीयों पर, तो भारतीयों में यही हो रहा है ना कि आप अभी के समय देखिएगा, अमेरिका ने भारतीयों को वहाँ से जो इलीगल तरीके से वहाँ पर जा रहे हैं, है ना, इलीगल तरीके से अमेरिका जो लोग जा रहे हैं वो अमेरिका वहाँ से बाहर निकाल रहा है। सिर्फ भारतीयों को बल्कि और सारे जो देशों को जो लोग जा रहे हैं उनको वो धीरे धीरे वो बाहर निकाल रहा है। एक वर्ल्ड का एक फेमस रूट है डंकी रूट, वर्ल्ड का एक फेमस रूट है जो डंकी रूट, जो आपका साउथ अमेरिका से होते हुए नॉर्थ अमेरिका तक जाते हैं। वो जो पनामा होते हुए, है ना, वेनेजुएला, पनामा होते हुए वो मैक्सिको होते हुए वो अमेरिका घुसता है, क्योंकि अमेरिका का जो बॉर्डर वो मैक्सिको में लगती है। तो मैक्सिको के रास्ता से वो आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे की ओर डंकी रूट को उसको बोलते हैं डंकी रूट। बहुत सारे लोग इसी डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका में जाते हैं। तो ज्वलंत जो मुद्दा है उस ज्वलंत मुद्दा के ऊपर आपका टॉपिक को लिखने अधिकतर समय ऐसे ही होती है। तो भारत के ऊपर प्रबल क्या है ना, उनके प्रबल उत्साह है कि बाहर जाना, काम करना। इसमें दो तरह के लोग जाते हैं, एक एडुकेटेड, वेल एडुकेटेड भी जाते हैं
और एक होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड काम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी चलाना हो गया या फिर लेबर का काम हो गया, इस तरह का जो काम करते हैं ये सारे लोग होते हैं। और एक सोफिस्टिकेटेड जो पर्सन जो हमारे ब्रेन है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये लोग बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर उनका लाइफ कैसे हो रहा। तो बहुत समय ऐसे आपको दिखेगा मीडिया में, वो नस्ल भेदी उनके ऊपर टिप्पणियाँ होती है, हाथापाई भी होते हैं, लोगों को जान भी जाती है। कुछ लोग शीघ्र पैसा कमाने के लिए जाते हैं और कुछ बेहतर जीवन के लिए जाते हैं। अधिकतर भारतीय जो अच्छी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं वो निम्न श्रेणी की नौकरियां जैसे वेटर, ड्राइवर और दूसरे मजदूरी के कामों के लिए जाते हैं। वहां उनके साथ प्रायः बहुत ही असम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। भारत बुद्धिमानों का देश है। हमारे सभी योग्य डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए आदि विदेशों में हाथों हाथ लिए जाते हैं। कोई भी आसानी से सोच सकता है कि यदि भारत की यही मानव शक्ति भारत की उन्नति के लिए काम करे तो अपार सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया जब हमें अपनी खुद की चाहतों को तिलांजित देनी चाहिए और प्रथमतः देश के नागरिकों की तरह सोचें और कार्य करें। देखिए सॉरी, the craze of going to foreign is on, and even the attacks on Indians in many of the foreign countries have not curbed this craze a bit. Some go for the sake of quick money and some for a better lifestyle. Most of the Indians who are not well educated go for lower level jobs, for example like the waiters, drivers and other labor. They are often treated disgraceful there. India is a country of the brains. All our talented doctors, engineers, MBAs, etc. Get good jobs in foreign countries. One can easily think that if the same manpower of India work for the progress of India itself, success will be boundless. It is high time that we should put back our own desires and think and act as citizens of the country. चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ना वनस्पति और पशुओं वर्ग के समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा, उतना क्वेश्चन अभी की रहा है पीडीएफ में एक साथ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया गया? न वनस्पति और पशु वर्ग में समाप्त होने के कगार पर है। वनस्पति और पशु वर्ग समाप्त होने के कगार पर है। बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए वृक्ष कटाव बहुत अधिक बढ़ गया है। बर्बाद हुए जंगलों ने पूरी खाद्य श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे जानवर भी प्रभावित हुए हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए जानवरों का शिकार करने से भी उनकी संख्या कम हो गई है। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास स्थान से दूर रखने से भी उनके उनके जीने की दर कम हो रही है। वृक्षारोपण, मानव जनसंख्या पर रोक, प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण और कम से कम प्रयोग आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी कठोरता से पालन आने वाली पीढ़ियों को एक सुसंपन्न भविष्य देने के लिए करना ही होगा। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इसका आंसर क्या देखते हैं? द फ्लोरा एंड फौना आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। द डिफोरेस्टेशन फॉर द सेटिस्फाइंग द needs of growing population has increased. The destroyed jungles have disturbed the whole food chain, which has affected animals too. The hunting of animals for various purposes has minimized their number too. दूसरा पैराग्राफ में हम क्या लिख रहे हैं? The keeping of animals away from their natural habitats gives a hand in reducing their survival rate. Afforestation curb on human populations
intelligent and animal use and minimal use of this nature resource etc. are some of the measures which must be strictly observed to give a prosperous and wealthy future to the next generation. चलिए आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक ठीक ही कहा गया है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए केवल रोज की कसरत ही काफी नहीं है, हर एक को अपने खाने की आदतों के प्रति जागरूक होना चाहिए। अनाज, दालें, सब्जियां और सलाद, फल, दूध, आहार चार्ट के आवश्यक तत्व होने चाहिए। जंक खाना जो वर्तमान पीढ़ी में बहुत लोकप्रिय है, हमारे लिए वास्तविक रूप से नुकसानदायक है। मोटापा आधुनिक फास्ट फूड मेनू का देन है। एक मोटा आदमी उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों जैसी बहुत सी समस्याओं का सामना करता है। एक संतुलित आहार सभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का जवाब है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण का उचित मिश्रण होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। Now health is wealth has been rightly remarked. For a good health, just regular exercise is not enough. One has to be conscious about the eating habits also. Cereals, pulses, vegetable, salad, fruits, milk must be the essential constituents of a diet chart. Junk food, which is popular amongst the present generation, is really harmful for us. The problem of obesity is the result of this modern fast food menu. A fat person faces many problems such as high blood pressures and heart disease. A balanced diet is the answer to almost all the health problems. There should be a perfect combination of a carbohydrate, fats, vitamin, proteins and minerals in it. चलिए ये हो गया ट्रांसलेशन, और आज का यही लास्ट ट्रांसलेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग लास्ट करने वाले हैं, देख लेते हैं इसको। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया नया अभियान है ताकि विदेश के जो निवेश हैं भारत में अपने व्यापारिक क्षेत्रों में निवेश कर सकें। भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला ये लाभकारी अभियान है जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा देश की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां भारत में ही उत्पाद निर्मित कर सकें। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में रोजगार के अवसर प्रदान करने का यह सराहनीय प्रयास है। उन्हें विज्ञान भवन नई दिल्ली में 25 सितंबर 2014 को इस अभियान का श्री गणेश किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि मेक इन इंडिया कैंपेन इज अ न्यू प्लान लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर of India Narendra Modi to give foreign investors as a chance to invest in India in number of business. It is an initiative campaign run by the government of India to cheer up the multinational companies as well as domestic companies at national and international level in order to manufacture products in India. It is the praiseworthy effort made by the PM to bring employment in India. This campaign has launched by him on 25th of September 2014 at the विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। चलिए यहाँ तक आपका आज का क्लास यहाँ तक हुआ। ठीक है, ट्रांसलेशन वाला कंप्लीट करवा चुके हैं। ट्रांसलेशन 15 मार्क्स कंप्लीट हो चुका है। ये सारा ट्रांसलेशन कितने मार्क्स के आएंगे? 15। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए इसके साथ ही दूसरा क्या चीज़ के ऊपर अनसीन पैसेज हम नहीं करवा रहे हैं। अनसीन पैसेज बहुत ही आसान होता है। अनसीन पैसेज आप खुद से भी कर लोगे। अनसीन पैसेज को पढ़ना है और देन उसके बाद आंसर को सॉल्व करते हुए जाना है। पहले सारा क्वेश्चन को अनसीन पैसेज पढ़ने का सबसे बड़ा आपका किफ़ायती जो टर्म्स होता है, जो किफ़ायती चीज़ होती है, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, देन उसका पैसेज को पढ़ के सारे क्वेश्चंस को आप करते जाइए। तो ये अनसीन पैसेज पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है। और अनसीन पैसेज भी 15 मार्क्स आपका अनसीन पैसेज। ये ट्रांसलेशन
और अनसीन पैसेज, ये अनसीन पैसेज आपका 15 मार्क्स आएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बता चुके हैं कि अनसीन पैसेज किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ये आपका एएसी पेपर हो गया कंप्लीट। यहाँ तक मेरा एएसी पेपर कंप्लीट करा चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग कराने जाने हैं वो डिजिटल एजुकेशन। हम आपका कराएंगे कि नेक्स्ट एग्जाम जो आपका आने वाली है वो डिजिटल एजुकेशन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डिजिटल एजुकेशन हम कराने वाले हैं आप सभी के बीच में। और हर इसी तरह से जैसे एएसी पेपर को शानदार तरीके से हम लोग कंप्लीट कराएं, इसी तरह से हम लाने जा रहे हैं आप सभी के बीच में डिजिटल एजुकेशन। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और इन सारे जो नोट्स को आप हमारे मिसाइल क्लास ऐप प्लेलिस्ट से आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमारा जो सारा जो वीडियो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्ले स्टोर से जाकर के मिसाइल क्लास ऐप्स में से आप हमारे नोट्स, सारे जो नोट्स हैं उसको आपको मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।